हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां यहां पर अभी हम जो कर रहे हैं वो मैट्रिसेस वाला पार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके आईआईटी जैम में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो अभी तक मैंने आपको मैट्रिसेस में रैंक पढ़ा दी, उसका इन्वर्स पढ़ा दिया। अभी हमें पढ़ना है लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन जो होती हैं उनके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। बट उस टॉपिक पे बात करने से पहले हमें कुछ समझना इंपॉर्टेंट है। क्या? हमें वेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेना जरूरी है। क्यों? हालांकि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये 5th सेमेस्टर की बुक में लीनियर अलजेब्रा में आएगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पर। बाकी पूरा डिटेल में जब मैं लीनियर अलजेब्रा की बुक पढ़ाऊंगी या आईआईटी जैम के लिए बताऊंगी लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन जिसमें वेक्टर स्पेस आना है, तो वहां और डिटेल में बताऊंगी। यहाँ सिर्फ इतना बता रही हूँ जो आपकी लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे आज हम वेक्टर्स के बारे में। सबसे पहली बात कि वेक्टर है क्या। वेक्टर के नाम से ये वाली बात भी आती है कि आपने 8th या 9th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़े होंगे वेक्टर्स, हालांकि वो शायद 10th में भी पढ़े हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ये 1, मैं नंबर दे देती हूँ 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये x1 मान ली, ये x2 मान ली। हालांकि xy होता था पर मैं x2 मान लेती हूँ इसको। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। और ये ऐसी नेगेटिव भी इधर आएगा। तो माना मेरे पास कोई वेक्टर है, मैं कोई वेक्टर ले लेती हूँ यहाँ पर 0 से 2 की तरफ है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? 2 एंड 0। ये वेक्टर ये वाला है, ये रहा 2 एंड 0। ठीक है, और एक वेक्टर मैंने लिया क्या कि 0 और 3, यहां पर 0 और 3 ये यहां पे आ रहा है, राइट। या मैं ऐसे कह सकती हूं कि मैंने वेक्टर लिया एक 2 और 3 का, तो 2 और 3 यहां पर आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जाएगा हमारा 0 और 3 पे। तो अगर मैं इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को जोड़ना चाहती हूं तो मैं क्या करती थी? इस तरह से लेती थी और ये मेरा बन जाता था 2 एंड 3। एक्स पे x1 2 और ये 3, और ये जो जा रहा है मेरा ये था 0 और 3 वाला पार्ट, ये रहा 0 एंड 3। तो हमने ये क्या करते थे, कोई भी 2 वेक्टर लेते थे और उनको ऐड करके हम तीसरा वेक्टर बना लेते थे, तो उसे इस तरह से 2 डायमेंशन में हम दिखाते थे। तो सिमिलरली ऐसे ही अगर हम 3 डायमेंशन की बात करते थे, 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड होते थे पॉइंट, y एंड z, राइट। इसे x1, x2 एंड x3 इसमें दिखा देते 1 2 3, 1 2 3 2। ये आगे भी जाएंगे बट मैंने यहाँ के लिए दिखा दिया अभी आपको। तो इसमें हम क्या करते थे, इसमें भी अगर मैं यहाँ पे लेती थी पॉइंट, यहां मैंने लिया ये 0 2 0 एंड 0, क्योंकि ये x1 का कंपोनेंट है, x2 का, ये x3 का। अगर इस लाइन पर देखूं ये वाला वेक्टर के लिए तो मुझे क्या मिलेगा? 2 0 0 है ना, x1 y1 और सॉरी x y एंड z, राइट। अब अगर मैं यहां पर देखूं इसके लिए तो इसके लिए आएगा 0 2 एंड 0, ये x1 x2 एंड x3, x2 पे ड्रॉ हो रहा है, ये रहा। और अगर मैं यहां देखूं तो ये आएगा 0 0 2 इस वाले के लिए, राइट। और अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, इन तीनों को अगर ऐड किया जाए तो क्या बनेगा? अगर मैं ऐड करती हूं 2 0 0 प्लस 0 2 0 प्लस
0 0 2। पहला कंपोनेंट इसके साथ जुड़ेगा, सबके पहले के साथ, तो 2 + 0 + 0 कितना आया ये 2 + 0 + 0, ठीक है, ये 0 + 2 + 0 एंड ये आएगा 0 + 0 + 2। तो इसको अगर हम देखें तो क्या आता है यहाँ पर 2 2 and 2, और वो कहाँ पर जाएगा हमारा, अगर हम देखें इसके लिए 2 देखें, इसका 2 यहाँ देखिए और ये वाला 2, तो ये वाली लाइन ड्रॉ होगी, हमें कौन सी लाइन मिलेगी, ये यहां तक जा रहा होगा, तो ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया 2 2 and 2। तो मैं यहाँ पर आपको क्यों बता रही हूँ, ये 2 डायमेंशन पे बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर 3 डायमेंशन पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स में हम n टपल्स पे बात करते हैं, 4 डायमेंशन भी होती है, 5 भी होती है, ऐसी n टपल्स भी होते हैं जिसे n डायमेंशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो कि हमने फिजिक्स में ही पढ़ा है, उन्हीं का यूज एज अ मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम कि यहाँ पर वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या कहती है, एनी ऑर्डर, एक एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे, ऑर्डर जो कहना चाह रहा है, एनी ऑर्डर n टपल्स ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एन n वेक्टर्स। कैसे, n टपल्स का मतलब वो ये, अगर यहाँ पे 2 टपल्स का मतलब होता तो ये वाली बात कर रहा होता जिसमें x1 और x2 आ रहे होते। 3 टपल्स पे बात करता तो ये x, y एंड z, जिसे x1 x2 एंड x3 बोल देते हैं हम। 4 टपल की बात करेंगे तो x1 x2 x3 एंड x4, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही n टपल्स पे बात करेंगे, और यहाँ ऑर्डर की बात की है, यानी इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो वैल्यू में चेंजेस आ जाएगा, इसलिए ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। तो एनी ऑर्डर n टपल्स ऑफ नंबर्स, किसी नंबर्स के जो कि n टपल्स है उनका ऑर्डर क्या कहलाता है, इज कॉल्ड है n टपल, सॉरी इज कॉल्ड है n वेक्टर। कैसे, इफ x1 x2 x3 up to xn be any n numbers then the order n tuples x, कैपिटल x से डिनोट करते हैं हम, और इस तरह से लिखते हैं, इज कॉल्ड है n वेक्टर। अब जैसे x1 x2 x3 है, यहाँ पे 3 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, सिमिलरली ये 3 वेक्टर्स हो गया जैसे कि हमने अभी पीछे देखा है। अब सिमिलरली यहाँ पर ये कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4, ऐसे इसमें भी 4 आ रहे हैं, तो ये 4 वेक्टर हो गए। इफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप, अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं, कैसे, जैसे कि अगर कोई सेट ए है या कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें 3 वेक्टर्स यूज हो रहे हैं, कैपिटल x1 कैपिटल x2 एंड कैपिटल x3, ठीक है, और इसमें n टपल्स यूज हो रहे हैं, x1 x2 अप टू xn, इस वाली में भी x1 x2 xn, इसमें भी ऐसे ही यूज होंगे। तो ये अपने आप में वेक्टर है, या फिर रो की फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में लेकर हम उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक से ज्यादा वेक्टर्स का यूज हम यहाँ कर सकते हैं एडिशन के रूप में, इसलिए मैट्रिक्स की फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। अब कैसे डिनोट करेंगे, देखो ए कोई मैट्रिक्स है जो किस टाइप की है, m क्रॉस n की है, m बाई n ऑर्डर की है, देन ईच रो ऑफ ए विल बी n वेक्टर्स, ईच रो n वेक्टर्स होगी और ईच कॉलम्स जो होंगे ना वो m वेक्टर के होंगे। कैसे, ये जो मैंने a मैट्रिक्स ली है, x11 x12 x13 एंड x14, राइट, x21 22 23 24 31 32, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब मैं अगर ये मान लूं कि ये कैपिटल x1 है, ये कैपिटल x2 है, ये कैपिटल x3 एंड कैपिटल x4 है, तो इसमें क्या है कि ईच रो जो है ये कितनी बाई कितनी की है, 3 रो है इसमें और 4 कॉलम है, तो m की वैल्यू तो 3 है और n की वैल्यू 4 है। तो इन्होंने क्या कहा है, ईच रो ऑफ ए की जितनी भी रो हैं ये वाली, ये सब के सब n वेक्टर्स रखती हैं। अगर m क्रॉस n की है तो m बाई n की, यानी कि ये हर एक रो 4 वेक्टर रखेंगी, ठीक है, 1 2 3 4, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ऐसे ही ईच कॉलम m वेक्टर रखेगी, m की वैल्यू 3 है तो ये वाला जो कॉलम है ये 3 वेक्टर रख रही है, ये भी 3 रख रही है, ये भी 3 रख रही है, ये भी 3 रख रही है। इस वाली बात का मतलब सिर्फ इतना सा था, तो हम ऐसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे ही अब बात ये आती है
कि हमने इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा क्यों, जरूरत क्यों पड़ी। देखो अगर हमें 2 डायमेंशन में बात करनी थी, जैसा कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि 2 डायमेंशन में बात करते थे तो हम ग्राफ लेते थे एक्स और वाई प्लेन में, राइट, जो हम इस तरह से दिखाते थे कि हाँ हमने 2 को ऐड कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। फिर 3 डायमेंशन पे भी बात आई कि 3 वेक्टर्स को यूज करके हम 3 टपल्स का, कि उसमें हम इस तरह से ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जब 4 डायमेंशन की बात आएगी तो उसे कैसे ड्रॉ करेंगे, 5 डायमेंशन की बात होगी, ऐसे ही n टाइम्स n टपल्स पे जब बात करेंगे तो इतने सारे वेक्टर्स को एक साथ ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, यानी ये वाली जो प्रॉपर्टीज या ये ऑपरेशन जो यूज करने हैं उसके लिए हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैट्रिक्स वेक्टर्स को अगर हमें कोई भी ऑपरेशन लगाना है तो मैट्रिक्स की फॉर्म में कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बहुत सिमिलर से हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि वेक्टर्स को, किसी को वेक्टर्स प्रूफ करना है किसी सेट को तो उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज है जो कि लीनियर अलजेब्रा में आएगी, बट अभी फिलहाल के लिए जो आपकी लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है हम उसके लिए काम कर रहे हैं, राइट। आपके सिलेबस में ये अभी नहीं था पर मैंने ये डिटेल थोड़ी सी बताने के लिए कि इजी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए इस टॉपिक को पहले करा रही हूँ। इक्वालिटी ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर के बीच में इक्वालिटी दिखानी है। तो x और y कोई 2 वेक्टर होंगे, ठीक है। x और y हमारे पास कौन कौन से 2 वेक्टर है, इन्होंने कहा है कि वो कब इक्वल होंगे, जब उसका हर एक एलिमेंट x का y के हर एक एलिमेंट के बराबर आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग। कैसे, देखो x की वैल्यू है 147, y की है 147, तो इसमें ऑर्डर भी चेंज देखेंगे, पहले ऑर्डर पे 1 आ रहा है तो y में भी पहले ऑर्डर पे 1 आ रहा है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर, x का सेकंड ऑर्डर क्या है 4, इस पे सेकंड में क्या रहा है 4, थर्ड पे क्या आ रहा है 7, यहाँ पे 7, यानी ऑर्डर को भी काउंट करेंगे। पहली बात तो ये तीनों के तीनों कितने 3 वेक्टर्स वाली फॉर्म में है और ये तीनों के तीनों इक्वल है क्योंकि हर एक प्लेस पर कॉरेस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू है। तो हाँ ये तो इक्वल है। क्या ये इक्वल है, अगर मैं इसका इंटरचेंज कर दूं 1 और 7 कर दूं, यहाँ पर मतलब 7 और 4 में रिप्लेस कर दूं तो नहीं, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल वेक्टर। ओके अब बात करते हैं एडिशन की। 2 वेक्टर को ऐड कैसे करना है, हालांकि हमने अभी ऐड किया था, फिर से कर सकते हैं हम यहाँ पे। कैसे कि ये रहा 2 4 -7 को ऐड करना है मुझे किससे 1 -3 एंड 5, तो 2 और 1 3, 4 और -5 -3। देखो इसको करेंगे हम इसके साथ, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ लगाएंगे और इस वाले को हम इसके साथ लगाएंगे, राइट, ठीक है। तो 2 और 1 3, 4 और -3 1, -7 और 5 -2, ये आई इसकी x + y की वैल्यू। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किसी स्केलर के साथ करते हैं। स्केलर क्या होता है, एक नंबर होता है जो किसी वेक्टर के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे, k को यानी नंबर होगा, ये रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है आपका। x हमारा कोई वेक्टर है n टपल्स का, तो kx इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, x हमें कोई वेक्टर दिया है 1 3 8 जो कि 3 वेक्टर्स है ना, क्योंकि 3 वैल्यूज दे रखी हैं, और k क्या है 4 दिया है। तो अगर मैं k मतलब k इंटू एक्स निकालू यानी 4x निकालू तो क्या आएगा 4, इसकी मल्टीप्लाई हर एक मेंबर से कर देंगे 4 और ये आ गई, तो ये kx की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर का मतलब सिर्फ इतना सा है, कोई भी नंबर हो सकता है जो रियल भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट में से ले सकते हैं हम, इंटीजर का ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा x + y = y + x, ये कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। यहाँ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है x + y + z, तो हम ब्रैकेट चेंज कर देंगे तो भी वैल्यू सेम आती है। इसमें किसी p की मल्टीप्लाई, यानी p क्या है यहाँ पर p कोई p बिलोंग करता है स्केलर में, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। तो p को इससे मतलब प्लस करेंगे, p को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले वेक्टर के साथ तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से है ये वाला, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से है कि कोई भी 2 स्केलर का ऐड कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी वेक्टर की। सिमिलरली यहाँ पे 2 स्केलर का यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिव रूल भी यूज हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल भी हो रहा है यहाँ फॉलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है और लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है। बेसिकली इसके लिए ही मैंने आपको वो बताया है वेक्टर के बारे में। अब हम इसको समझेंगे बहुत ध्यान से, बहुत बारीक सा है इसमें डिफरेंस दोनों में। क्या कि ये एक कॉम्बिनेशन होता है,
किसी को ऐड करके लिख रहे हैं हम, जैसे 3+4, 3+4+7+10, इसको ऐड किया मैंने, तो ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये कॉम्बिनेशन है, ऐड करके जो वैल्यू आएगी तो इसको हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बोला है, क्योंकि वेक्टर है यहाँ पर, है ना। तो देखो x1, x2, x3 और ये xr क्या है, हमारे पास वेक्टर्स हैं जो कि लीनियर डिपेंडेंट सेट कहलाएंगे। कब, जब हमारे पास ऐसे आर स्केलर्स दैट इज नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे इस तरह से कि वो सारे के सारे नंबर जीरो नहीं होंगे, पर जैसे ही वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जीरो वैल्यू देते हैं। मींस ये है कि इन सबको ऐड करने के बाद जीरो आना चाहिए। अब ये कैसे हुआ, मान लो -1 है यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, ये स्केलर है और 2, 3, 4 है, ये है मेरे पास x1, ठीक है, और ये है मेरे पास x2, जो मेरे पास है 6, जो मेरे पास है 4, 6, 8, ठीक है। तो यहां पर मैंने K1 लिया, ये x1 है, ये x2 है, तो अगर मैं K1 ले लूं, यहां पर K1 की वैल्यू मैंने ली है, K1 की वैल्यू ली है मैंने यहां पर 2 माइनस का, और K2 की वैल्यू ले ली मैंने 1। तो अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ लिखूं मैं K1 x1 प्लस K2 x2, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए हमारी, अगर हम इसे सॉल्व करें तो K1 की वैल्यू -2 है, x1 कितना है 2, 3, 4 प्लस K2 कितना है मेरे पास 1 एंड x2 4, 6, 8। अगर इन्हें हम देखें मल्टीप्लाई करें अंदर तो आएगा -4, -6 और -8 प्लस 4, 6, 8, और सॉल्व करें इसे तो -4 + 4, पहला का पहले के साथ, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड के साथ, यहाँ पे आएगा -6 + 6, ठीक है, -8 + 8। ये सॉल्व करके इतना दिखा रही हूँ, हालांकि जब आप करने लगोगे तो देखते के साथ समझ आ जाएगा। तो ये बनी वैल्यू मेरी क्या, ये 0, ये 0, ये 0, इस पूरे को मैंने 0 वेक्टर दे दिया नाम। तो देखो K1 और K2 0 भी नहीं है, ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं, और x1 x2 भी 0 नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन, वो 0 वैल्यू दे रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी वैल्यू 0 आ रही हो और वहां पे जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे 0 नहीं हो, 1-2 हो सकते हैं बट सारे 0 नहीं हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट बच सकता है, ऐसा स्केलर हो सकता है जो 0 नहीं हो फिर भी कॉम्बिनेशन 0 बना रहा है, तब उस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देते हैं, लीनियर डिपेंडेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे ही लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या है, यहां पर भी कॉम्बिनेशन जो बनकर आ रहा है वो 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, K1, K2, K3 जितने भी होंगे वो सारे के सारे 0 ही होंगे। ओके, आगे क्वेश्चन करते हैं तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहले एग्जांपल इन्होंने यही दिया है हमें कि x1 दिया है हमें ये और x2 दिया है ये, इन्होंने कहा ये लीनियर डिपेंडेंट है। इट मींस लीनियर डिपेंडेंट के लिए क्या था कि जितने भी हम स्केलर्स लेंगे वो सभी 0 नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लूं कि K1 x1 प्लस K2 x2 क्या आना चाहिए मेरा, तो K1 की वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पे, देखो x1 K1 अभी ऐसे रखते हैं, x1 1, 2, 4 प्लस K2 x2 है 3, 6, 12, ऐसी क्या वैल्यूज रखें कि ये 0 आ जाए। अगर हम इनकी वैल्यू रखें, K1 की वैल्यू रखी मैंने 3 और K2 की वैल्यू रखी मैंने -1, तो 1, 2, 4, यानी कि मैंने K1 की वैल्यू रखी 3, K2 की वैल्यू रखी -1, तो माइनस का 1, 3, 6, 12, ये सारे माइनस के हो जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई होंगे 3, 6, 12, ये आ गया -3, 6, 12, और जब इन्हें माइनस करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, तो आगे मेरे पास 0 वेक्टर। तो हो गए ना, हो गए ये लीनियर डिपेंडेंट, किसके लिए, 4, किसके लिए 4, K1 इज इक्वल टू कितना लिया था हमने 3 एंड K2 इज इक्वल टू -1, और ये सारे के सारे क्या है, ये दोनों के दोनों ये नॉन जीरो है, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यूज है इनकी। तो यहां हो गया ये लीनियर डिपेंडेंट का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, x1 हमें एक वेक्टर दिया है, x2 वेक्टर दिया है, अब ये बताने की लीनियर इंडिपेंडेंट है। इट मींस यहाँ पे जो भी स्केलर्स होंगे उनकी वैल्यूज
0 आनी चाहिए। ठीक है, हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं, चेक करते हैं। हमें दिया गया है, हम K1 एंड K2 आर एनी टू स्केलर्स। ठीक है, तो हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। K1 x1 प्लस K2 x2 क्या आएगा? K1 x1 की वैल्यू 1 2 3 प्लस K2 4 -2 एंड 7। देखो यहां पर हम ऐसे वैल्यूज नहीं देख पा रहे कि ये 0 हो जाए, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस बनेगी, फिर उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। कैसे? मैंने दोनों तरीके बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि इसे अंदर मल्टीप्लाई करी तो आया K1 प्लस 2 K2 K1 कोमा 2 K2 K2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ अंदर, K1 3 K1 प्लस यहाँ करेंगे हम 4 K2 माइनस 2 K2 और ये कोमा 7 K2। अब हम इसे इनको लेंगे, इन दोनों को और इन्हें। ठीक है, तो ये आएगा यहां पर कितना? K1 प्लस 4 K2। अब इन्होंने कहा ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो हमें ये 0 साथ में लेके चलना पड़ेगा कि बराबर में 0 चल रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, राइट। तो K1 प्लस 4 K2 कॉमा ये आएगा 2 K1 माइनस 2 K2 कॉमा 3 K1 एंड प्लस 7 K2। प्लस इसलिए आया क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ऑपरेशन जो है इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें, इस 0 का मतलब है कि जितने कंपोनेंट की बात यहाँ पर हो रही है, जितने टपल्स की बात हो रही है, 1 2 3, उतने ही जीरोस आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसका मीनिंग ये कि ये इसके बराबर है, पहला कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब यहां से वैल्यूज निकालते हैं। देखो क्या मिली हमें? K1 प्लस 4 K2 की वैल्यू क्या है? 0। 2 K1 माइनस 2 K2 की वैल्यू क्या है? 0। और 3 K1 2 K1 माइनस 2 K2 की वैल्यू 0। 3 K1 प्लस 7 K2 की वैल्यू 0। ये 3 वैल्यूज मिल गई हमें। अब एक चीज देखिए आपने, ऐसे कौन से सॉल्व करें हम कि इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए। अगर हम सेकंड वाली देखें तो यहां से 2 K1 इज इक्वल टू 2 K2, 2 से 2 कैंसिल, तो K1 की वैल्यू क्या आ गई? K2 के बराबर। K1 की वैल्यू K2 के बराबर आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए रख देंगे। हमने रखी इस वाली में, तो यहाँ पे आया K1 इज इक्वल टू माइनस 4 K2 आ गया। यहाँ पर K1 रखा K2 की जगह पर, तो माइनस 4 K1 और ये आया K1। तो यहां से K1 और K2 की वैल्यू 0 आई। एक सेकेंड देखो, यहां से K1 और K2 की वैल्यू 0 आई है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर कि जिसको माइनस करने पर दोनों सेम वैल्यू आ रही है, माइनस का भी चेंज नहीं है, यानी कि दोनों सेम है वैल्यू और साइन भी चेंज है। ठीक है, इक्वल है वैल्यू और साइन भी चेंज नहीं है, बराबर है। तो K1 और K2 की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसका एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो वैल्यू 0 आए? वो खुद अपने आप में 0 हो सकती है। तो K1 और K2 की वैल्यू 0 ही आएगी। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये सेटिस्फाई हो रही है तीनों कंडीशन। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो भी स्केलर लिए थे हमने K1 और K2, ये हमारे क्या है? सारे के सारे 0 हैं। और ये तभी होता है जब कोई लीनियर इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन बन रहा होता है हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वैसे तो बहुत फेमस है क्वेश्चन, ये वाला। कैसे कि x1 x2 x3 जो दे रखे हैं, ये आपके 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 दे रखे, 3 वेक्टर है। ये लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इट मीन 0 होने चाहिए। तो K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे हम। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें इसकी, मैं डायरेक्ट रख रही हूँ K1 1 0 0 प्लस K2 0 1 0 प्लस K3 0 0 1
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जैसे अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, तो k1 0 0 प्लस 0 k2 0 प्लस 0 0 k3, इनकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर अगर इनको ऐड करें, इसका पहला कंपोनेंट के साथ करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ k1 बनता है, सेकंड के साथ करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, सिर्फ k2, ऐसी थर्ड को ऐड करेंगे तो सिर्फ आता है k3, तो यहाँ पे 0 0 0। अब अगर कंपैरिजन करें बोथ साइड, तो यहाँ से हमें क्या मिला, k1 बराबर k2 बराबर k3, कितनी है वैल्यू, 0 आ रही है, और ये लीनियर इंडिपेंडेंट की ही कंडीशन होती है, राइट। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये किस तरीके से लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे बात हो रही है। अब अगर हम आगे बढ़े, क्या कहता है कि एक वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में किसी एक वेक्टर को लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, या अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन को लूं कि x1 x2 x3, मैंने x1 x2 x3 ये लिया था, और एक सेट ले लूं मैं, और एक एलिमेंट ले लिया मैंने x4, क्या x4 ले लिया मैंने 1 1 और 1, तो क्या मैं ये बात ये कहना चाहती है कि कोई भी वेक्टर होता है उसे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास कोई सेट है x1 x2 x3 एंड x4, एग्जांपल से समझते हैं पहले, ये 4 का सेट है मेरे पास, ये रहा x1 x2 x3 एंड x4। तो इसमें से कोई सा एक ऐसा वेक्टर होगा जो बाकी के सब वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन इसी तरीके से k1 x1 k2 x2 k3 x3 डैश डैश एंड सो ऑन। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वाले पार्ट को मैं इसकी फॉर्म में लिख सकती हूं, यानी कि x4 को मैं इन सब के सम की फॉर्म में लिख सकती हूं। ठीक है, करते हैं सॉल्व। x4 है मेरे पास, ये रहा 1 1 1, x3 था मेरे पास 0 0 1, x2 और x1। ठीक है, तो अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं, x4 को मैं k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे, देखो ये है मेरे पास 1 1 1, ठीक है, k1 की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं, k1 ऐसे रखा अभी मैंने, 1 0 0 प्लस k2 0 1 0 प्लस k3 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे k1 k2 k3 की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए, यहाँ पे रखी मैंने 1, तीनों की वैल्यू 1 0 0 प्लस 1 0 1 0 प्लस 1। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ 1 0 0, ये आई वैल्यू मेरे पास। तो यहां पर अगर मैं देखूं, मैंने k1 की वैल्यू क्या रखी 1, और यही मेरे पास k2 की वैल्यू, और यही मेरे पास k3 की वैल्यू है। तो सारे के सारे कैसे हैं मेरे पास, ये सारे के सारे नॉट ऑल 0 और एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बन रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये लीनियर डिपेंडेंट की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, अ वेक्टर x विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी उनमें से ही किसी एक वेक्टर को बाकी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको ही हम कहते हैं कि किसी एक वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस वेक्टर को मैंने लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या निकल गई, 1 0 0 ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 प्लस 1 प्लस 0 1 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 1 आएगा, और ये मेरे पास क्या आ गई 1 1 1। तो इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ कि x4 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो मैं x4 को ले सकती हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 इस फॉर्म में, जहां पे k1 k2 k3 की वैल्यू क्या है 1 है, नॉट ऑल 0। तो यहां से एक बात और पता चलती है, दो रिजल्ट निकलते हैं यहां से इसके, इसी लीनियर कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक से, कि सबसे पहली बात कि किसी भी वेक्टर को हम बाकी के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है। अब हम किसे लिख सकते हैं ऐसा, अगर वो सारे के सारे वेक्टर कैसे होंगे अपने आप में लीनियर डिपेंडेंट। कैसे, देखो
लीनियर डिपेंडेंट होने की शर्त क्या थी? K1, K2, K3 जितने भी हमने लिए हैं स्केलर्स, उनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो जीरो नहीं होगा, यानी कि नॉट ऑल जीरो। कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि जीरो हो, बट सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। और हमने देखा यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है? 1 आ रही है, जीरो नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया? लीनियर डिपेंडेंट। ये सेट लीनियर डिपेंडेंट का है। और कभी भी देखो, ये रहा दूसरा रिजल्ट, इफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियर डिपेंडेंट। हमने एक सेट लिया जिसमें x1, x2, x3, x4 ये सारे लीनियर डिपेंडेंट थे, तब एटलीस्ट वन मेंबर, उसमें से कोई सा एक मेंबर ऐसा होगा कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स। तो ये हमने अभी प्रूफ भी कर दिया कि हाँ ऐसा है। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर हमने एक ऐसा सेट लिया जो कि, कैसे वेक्टर्स का सेट लिया जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, तब कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होगा उस सेट का जो बाकी के वेक्टर्स को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सके। तो यहां से हमें दो रिजल्ट भी पता चलते हैं इसके कि हाँ कि हम किसी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर ये तभी होगा जब वो सारे के सारे वेक्टर का जो सेट होगा वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये समझ लिया है कि लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है। वेक्टर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। जब आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊंगी मैं, तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगी कि वेक्टर कैसे काम करता है। यहाँ अब हम नेक्स्ट आपकी क्लास में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको कराऊंगी लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करना। वहां पर लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के जरिए भी बताऊंगी कि कैसे करते हैं। तो देखा मैट्रिसेस का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एप्लीकेशंस में कि फिजिक्स में भी यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में भी होता है, बाकी अदर भी इसके है एरियाज। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज के वीडियोस में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।